हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया था 9th में। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या उसका मानक रूप था, ax प्लस बी वाई ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें एक चर था, दो चर में क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, 9th में। इसका ग्राफ भी बनाया गया था। इसका ग्राफ कैसे बना था, एक सरल रेखा बना था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब 10th में हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियों का प्रयोग हुआ हो और उनकी घात 1 हो। दोनों चरों की घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चर देखो, इसमें दो चर कौन कौन से हैं, x और y। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको समझ आ गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार पुनः सुने, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियों का प्रयोग हुआ हो और उनकी घात 1 हो। उनकी घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a, b, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और x और y क्या है, स्वैच्छ चर है। x और y क्या हैं, स्वैच्छ चर, हम लोग अपनी इच्छा से लिए हैं। और चर और अचर के बारे में आपको 9th में ही बताया गया था कि अल्फ़ाबेट के प्रारंभिक, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, प्रारंभिक अक्षरों को अचर राशियां दिखाते हैं और अंतिम अक्षरों को, अंतिम मतलब जैसे w, x, y, z, इन सबको हम किस लिए यूज में ले आते हैं, चर के लिए। तो यह हो गया एक दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। जबकि अपने यहाँ एक्सरसाइज में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो अब हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म चाहिए। तो दो चर राशियों के युग्म मतलब जोड़ा आ गया। तो अब हमको दो समीकरण चाहिए इसे। तो एक का मानक रूप हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण है इसलिए बराबर का चिन्ह जरूर रहेगा, ध्यान रखना, समता का चिन्ह अवश्य रहेगा। दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो गया, उसके युग्म का जोड़ा होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो चरों वाले युगपत समीकरण से हमको क्या मिल गया, दो चर के रैखिक समीकरण ऐसे चाहिए जिसमें स्वैच्छ चर समान हो, दोनों में चर समान हो। जैसे यहाँ x y लिए हो तो यहाँ w z नहीं ले सकते हो। दोनों चर राशियों में चर समान होने चाहिए, अचर कुछ भी हो सकते हैं। इसमें देख लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, स्वैच्छ वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि x y क्या है, स्वैच्छ चर है। तो ये हो गया दो चर वाले युगपत समीकरण। अब इनके हल के बारे में आते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में x और y का जो उभयनिष्ठ मान होगा वही इनका हल कहलाएगा। दोनों समीकरणों में x और y का उभय निष्ठ मान ही समीकरण युग्म का हल कहलाएगा, हल कहलाते हैं। याद रखेंगे, x और y का उभयनिष्ठ मान ही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब इनका जब हल किया जाएगा तो क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, आइए देखते हैं। अब इनके हल में आएंगे तो इनका हल हो सकता है कि हल हो या हो सकता है हल ना हो।
या भी हो सकता है कि इनके अनेक हल हों। तो इसका संगत हल मतलब जब समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, तो समीकरण युग्म का हल क्या कहलाएगा? संगत युग्म है। समीकरण क्या कहलाएंगे? संगत है। और असंगत युग्म में क्या होगा? कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो क्या कहलाएगा कि समीकरण युग्म हमारा क्या है? असंगत है। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा। असंगत कब होगा? कम से कम एक हल हो, एक से अधिक हल हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। आइए हम लोग देखते हैं कि समीकरण का हल कैसे कैसे हो सकता है, कब संगत होगा, कब असंगत होगा। आपको बताया जा चुका है पहले भी कि हमारा दो चर राशियों के रैखिक समीकरण से क्या बनता है? एक सरल रेखा बनता है। अब दो हो गए हैं तो दो सरल रेखाएं बनेंगी। अब दो रेखाओं को आपको खींचने के लिए कहा जाए तो आप खींच सकते हो कि एक दूसरे को क्या करती हों? प्रतिच्छेद करती हों। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हों? प्रतिच्छेद करती हों। पहली रेखा बनाए, ये L1 हो गया, ये वाला L2 हो गया। हो सकता है दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। या आप ऐसा भी खींच सकते हो कि एक रेखा ऐसे खींचे और दूसरी रेखा इसी के ऊपर खींच दिए। L1 है, ये क्या है? L2 है। ये भी कर सकते हो, एक रेखा खींचे हो, इसी के ऊपर एक और रेखा खींच दो। या हो सकता है कि एक रेखा आप खींचें और दूसरी इसके समांतर खींचें। अगर समांतर नहीं खींचोगे, अगर टेढ़ा मेढ़ा भी खींचे तो वो एक दूसरे को प्रच्छेद कर देंगी या प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी। और आप तीसरे तरीके से ये इन तीन तरीकों के अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से दो रेखाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा खींचे, जैसे ये ऐसा खींच दिया तो ये देखो लग रहा है कि अभी तो नहीं प्रच्छेद कर रहा है, लेकिन आगे चल के ये प्रच्छेद कर जाएगा। तो कहने का मतलब या तो प्रच्छेदी रेखाएं खींचेंगे या इसको बोलते हैं संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगा। या तीसरी स्थिति बन सकती है क्या हो? समांतर हो। या क्या हो सकता है? प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो। या क्या हो सकता है कि एक दूसरे के संपाती हो, मतलब एक ही रेखा को दिखाती हो। प्रच्छेदी हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। अब जब देखो हम बताएं कि इनका हल क्या होगा, या जब ये एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे तब केवल एक हल होगा। तब क्या होगा? एक हल होगा। एक हल होगा कब? जब दोनों एक दूसरे को क्या करें? प्रच्छेद करें। असंपाती हो तो इस पर स्थित बिंदुओं के तो सारे बिंदु कॉमन है, चाहे जो मान लेंगे ये दोनों को संतुष्ट करेंगे। असंपाती होंगे कब? जब ये क्या होंगे? इनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ केवल एक बिंदु है तो एक हल होगा। इस पे तो देखो चाहे जहाँ यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, हर जगह कोई भी बिंदु लेंगे वो तो हल ही कहलाएगा। अब इन दोनों में देखो कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? इन दोनों में समांतर है, ये दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं। अब मिलेंगे ही नहीं तो इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। कहने का मतलब ये असंगत युग्म हो जाएंगे, तो कोई हल नहीं होगा। कब? जब रेखाएं समांतर होंगी। एक हल होगा कब? जब प्रच्छेदी होंगी। अनेक हल होंगे कब? जब वो दोनों रेखाएं संपाती हों। हो सकता है आपका तैयार हो गया हो, समझ में आ गया हो, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। दो रेखाएं जब प्रच्छेदी हों तो क्या होगा? एक हल होगा। जब दो रेखाएं संपाती होंगी अर्थात एक दूसरे के ऊपर रेंगती हुई रहेंगी तब क्या हो जाएगा? अनेक हल होंगे। और जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब कोई भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं इनकी स्थितियां। जब समीकरण युग्म जो है हमारे क्या होंगे? प्रच्छेदी होंगे तब क्या स्थिति बनती है? जब संपाती होते हैं तब क्या स्थिति बनती है? कोई भी हल नहीं होता है तब क्या स्थिति बनती है? अब देखो जब हमारी रेखाएं क्या हो? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तब एक हल के लिए देखो, जब
पहली स्थिति क्या बनेगी, जब A1 बटे A2 बराबर ना हो किसके, B1 बटे B2 के। हम C1 C2 के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं, केवल A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 अगर नहीं होगा तब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब एक अद्वितीय हल कब होता है आपको बताया गया, अद्वितीय हल होगा कब, जब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, तब क्या होता है एक हल। और उसके लिए क्या स्थिति बनती है, A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के, तब समीकरण युग्म का एक हल होता है। अर्थात रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। L1 L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, समपाती हो, मतलब A1 अपान A2 हो, B1 अपान B2 हो बराबर C1 अपान C2 हो जाए, तब समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तब क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब तब रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर रेंगती होंगी। L1 भी यही होगा, L2 भी यही होगा, तब क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरी स्थिति क्या बनती है, जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के बराबर ना हो किसके, C1 बटे C2 के, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तब रेखाएं क्या होंगी भाई, समांतर होंगी। ध्यान रखना क्या होंगी, समांतर होंगी। L1 और L2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। और जब हल है तो क्या कहलाता है, संगत। आपको बताया गया है ये दोनों स्थितियां क्या हैं, संगत के लिए ये दोनों स्थितियां क्या कहलाएंगी, संगत हैं। ये दोनों स्थितियां क्या कहलाएंगी, संगत। और ये तीसरी स्थिति क्या है, असंगत। असंगत याद रखना, संगत कब होंगे, जब उनका हल होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। असंगत कब होगा, जब उसका कोई हल नहीं होगा। स्थितियां आपको बता दी गई हैं, इसको जरूर तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। अब इसको भाई समीकरण बन गया तो इसको हल भी करना है, इसीलिए तो एक्सरसाइज में है। और हल करने की कितनी विधियां हो सकती हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। नंबर 1 ग्राफ या आलेखी विधि, दूसरी क्या है, बीजगणितीय विधि। अब समीकरण युग्म मतलब जोड़ा को हल करने की कितनी विधि है, नंबर 1 ग्राफ विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफ या आलेखी विधि को हल करने का केवल एक तरीका है। अब बीजगणितीय में 3 और आ जाएंगे जो अपने सिलेबस में है तो, और लेकिन इसमें कितने हैं, 3। नंबर 1 क्या है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। दूसरा क्या है, विलोपन। और तीसरा क्या है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये तीसरा हो गया। तो बीजगणितीय विधि से कितने तरीके बनेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि। और इसका जो है एक विधि और है, कौन सा, ग्राफ या आलेखी विधि। इसको हल करने का आपके पास पहला एक्सरसाइज यही दिया है कि ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। और ग्राफ विधि में जैसे हमको पता है कि रेखा बनाएंगे, अभी पीछे भी समझाया गया था, या जैसे हमारा ये ग्राफ है तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को हो सकता है प्रतिच्छेद कर दें, या दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हों। या तीसरी स्थिति बन सकती है, मान लो ये ग्राफ है, x x डैश y डैश, एक रेखा जा रही है, दूसरी इसी के समांतर चला जाए, जिसको हम ग्राफ पे ही देख के बता सकते हैं। जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल आएगा, जब संपाती होंगे तो अनेक हल आएंगे, और जब समांतर होंगे तो क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अब हमको यह पता चल गया। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 आलेखी विधि को पहले देख लिया जाए। इन विधियों को प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि को हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? बिल्कुल गणित मनोरंजन है ही है, लेकिन यहाँ इसको मनोरंजन के रूप में न लेके हल किया जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हमको पता है कि अब हम इसको आलेखी बीज से भी कर सकते हैं और बीजगणितीय रूप में भी इस स्थिति को बनाएंगे। अब यहाँ देखो चर कैसे लेंगे, 2 चर क्यों जरूरत पड़ गई, एक तो आफताब हो गया, दूसरा उसकी पुत्री। तो दोनों के लिए अलग अलग चर राशियों से मान लिया जाए आयु। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और इसकी पुत्री की वर्तमान आयु, क्या हो जाएगी y वर्ष। अब पहली स्थिति केस 1 में क्या कहा है, पहली स्थिति में केस 1 में 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले आपकी आयु वर्तमान आयु से कम रही होगी कि ज़्यादा रही होगी, स्वाभाविक है कम रही होगी। कम के लिए माइनस कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी, ये पास्ट टेंस में था, आयु थी, कितना हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु थी कितनी, y माइनस 7 वर्ष। और इस स्थिति में क्या बताता है, प्रश्नानुसार क्या था, प्रश्नानुसार तब बता रहे हैं ये आफताब साहब कि हम 7 गुनी थी तुम्हारी आयु की, किसकी, पुत्री से बात कर रहे हैं। तो पुत्री की आयु का कौन 7 गुना था, पिता आफताब, तो x माइनस 7 7 गुना था, 7 गुना किसका, पुत्री की आयु का। इसी को हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे मिलेगा क्या, x माइनस 7 7y माइनस 49। इसको लिख सकते हो क्या, x माइनस ये प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, या बन जाएगा क्या, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण बन गया, मानक रूप में देखो आ गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a के स्थान पर 1, b के स्थान पर माइनस 7, c के स्थान पर 42। अब केस 2 देखो, दूसरी स्थिति में क्या बन आ रही है, कह रहा है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद, अभी आपकी वर्तमान आयु मान लीजिए 15 वर्ष है, 3 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, 15 3 18, मतलब अपनी वर्तमान आयु में जोड़ देते हो। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु होगी मीन्स फ्यूचर टेंस बन गया, गागी लग गया। अब इसमें क्या आएगा, x प्लस 3 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु होगी, कितनी हो जाएगी भाई, y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार यहाँ क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार कि कै गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। अब बना लो इसको भी, x प्लस 3, ये कौन है, आफताब साहब हैं। अब पुत्री कितनी है, y प्लस 3 का गुनी रह जाएगी, 3 गुनी 3 से गुणा कर दो, बराबर हो गया, तभी तो समता का चिन्ह मिलेगा। ये किसका चिन्ह है, समता, बराबर का। अब इसको हल कर लो, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, पक्षांतर कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो ये भी मानक रूप में आ गया, सेकंड हो गया। तो अब इसका बीजगणितीय रूप हमको पता चल गया ना। इनकी पहली स्थिति में क्या बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप क्या हो गया, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अगला क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये स्थिति हो गई
पहले का आंसर आ गया बीजगणितीय रूप में। अब कहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफ का बहाना न करना, अपनी जो कॉपी है उसी में बना लेना। अब देखो ग्राफीय रूप में, तो अब हमारे समीकरण को हमको पता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनेक, जबकि दो बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है। तो हमको प्रत्येक के अपना जो स्थित है समीकरण है उनके लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो ग्राफीय रूप में पहला समीकरण क्या है, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या दिया है, x - 7y + 42 = 0। कम से कम दो बिंदु चाहिए, तो दो मान ले लो इस पर। देखो मान कैसे लेते हैं, बहुत आसानी से आता है। कम से कम दो बिंदु जरूर चाहिए। पहला हो गया x, दूसरा हो गया y। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु x और y का ऐसा मान लो, कोई भी ले सकते हो। तो ऐसा सोच समझ के लेते हैं कि ग्राफ बनाना ज़्यादा कठिन न रहे, ज़्यादा अंक भी ना आए। तो जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि x बराबर हमारा 0 है। x बराबर क्या है, 0। यहाँ 0 रखो तो क्या आ जाएगा, -7y + 42 = 0। तो या हो जाएगा 7y = 42, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y बराबर 7 × 42, y का मान कितना आ गया, 6। कब, जब x बराबर हम क्या लिए, 0। तो अब यहाँ y का मान कितना आ गया, 6। अब दूसरा स्थित, जब हम कोई और मान ले लो, जब x बराबर 7 ले लो, x बराबर 7, तो 42 7 कितना हो जाएगा, 49। तो ऋण का 7y बराबर 49, तो हो जाएगा y बराबर 7। x बराबर 7 तो y बराबर भी 7 आ गया। ले सकते हो जब x बराबर 7, तो देखो y बराबर क्या आएगा, 7 ऋण 7y धन 42 बराबर 0। ऋण का 7y इधर जाएगा, धन का हो जाएगा 42 7 कितना, 49 बराबर 7y, 7 7 49। तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। y बराबर 7। ये दो बिंदु हमको पता चल गया, इतना पर्याप्त है ग्राफ बनाने के लिए। एक बिंदु A ले लेते हैं, दूसरा B। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बना है, समीकरण 2 क्या बना था, x - 3y - 6 = 0। अब इसके लिए दो बिंदु ले लो। ये कठिन लगे मान लेने के लिए तो इसको एक में चेंज कर लेना। इसको क्या लिख सकते हो, x बराबर -3y, इधर जाएगा 3y, -6 इधर जाएगा प्लस का 6। अब मान लेना आसान हो गया। ये x हो गया, y का कुछ भी मान लो, y बराबर मान लो 0 लेते हैं। 0 ले लिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। देख रहे हो ना। और जैसे यहाँ देखो x - 3y - 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है इधर, तो पक्षांतर करोगे दोनों प्लस का हो गया। अब हम यहाँ मान बदले तो हमारा क्या आ गया, y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना आ गया, 6। अब मान लो x बराबर 0 ले लेते हो, x बराबर 0, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 3y बराबर प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो -6 = 3y, जब क्या हो गया, x बराबर 0 हो गया, तो 0 = 3y + 6, तो प्लस 6 इधर जाएगा, माइनस का 6, 3 दूना 6, -2 बराबर y का मान कितना आ गया, -2। तो दूसरी रेखा के लिए बिंदु C और D ले लिया जाए। अब ग्राफ बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखकर तभी ग्राफ बनाना। x का देखो अधिकतम मान कितना है, 7, और y का अधिकतम मान भी 7 है। इस वाले में देखो x का अधिकतम मान 6, y का अधिकतम मान, y का मान क्या है, -2। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे x अक्ष पे कम से कम 7 से 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लेना, और y अक्ष पे 7 और नीचे कितना रहेगा, -2। ग्राफ बनाना 9th में भी सिखाया गया था। चलिए पुनः सीखते हैं। एक ग्राफ खींचने के लिए ये कॉपी पे आप बना लेंगे, ग्राफ का बहाना नहीं करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, y डैश। आपको बताया गया है
कि यहाँ से 0 से लेना, 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 1-2 ज़्यादा रहे। ऐसे ही वाई अक्ष पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ये 7 हो गया। मान लेते हैं वाई डैश यहाँ है 7, 1 ये 8 हो गया। बाईं पक्ष में यक्स का वैसे ऋणात्मक मान नहीं है तो 1-2 पॉइंट ले लो। और वाई पे कितना है 1 2, वाई का देखो मान ऋण 2 है ना, तो 2 से 1 ज़्यादा कम से कम रहे, 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋण 1 ऋण 2, पता है मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक होता है, नीचे भी ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4, और मूल बिंदु से दाएं और ऊपर धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहली रेखा के लिए ग्राफ बनाते हैं। पहली रेखा पर बिंदु ए क्या है, देखो 0,6 दिखा ना, एक्स अक्ष पे जाना ही नहीं मूल बिंदु पे, और वाई अक्ष पे कितना 6, ये बिंदु हो गया क्या, बिंदु ए हमारा हो गया 0,6। पहले एक्स वाला मान लिखते हैं, फिर वाई वाला। एक्स अक्ष से जाना ही नहीं है 0,6 के लिए। अब दूसरी बिंदु बी देखो क्या दिया है, बी है 7 7, तो एक्स अक्ष पे 7, वाई अक्ष पर भी 7, एक्स अक्ष पे 7, वाई अक्ष पे 7, इसको मिला दिया जाइए, एकदम लंबवत होने चाहिए ये दोनों। ये बिंदु हो गया क्या, बी, और ये क्या है 0,6, ये है। अब इसको और इसको मिला दिया जाएगा, खींच दिया जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। ये बन गया क्या 0,6, और अगला क्या है 7,7, भी हमारा क्या है 7,7, इन दोनों को मिला देना, ये कुछ इस टाइप का रेखा बन जाएगा। ये ए बी को मिला दिया, ये एक रेखा बन गई। अब पहली रेखा तैयार है। अब दूसरी क्या, इस कौन सी रेखा है, कौन सा समीकरण था, ये था x - 7y + 42 = 0। दूसरी रेखा देखो क्या दिया है 6,0, x अक्ष पे कितना 6, y के लिए 0, ये बिंदु C हो गया। 6,0, देखो बिंदु कैसे लेते हैं, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। अगला क्या दिया है, अगला दिया है 0,-2, x अक्ष पे 0, y पे -2, ये। अब इसको, ये बिंदु D हो गया, इसका निर्देशांक है 0,-2। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ये ग्राफ पे हमारा रेखा तैयार हो गया। अब इसका नाम, ये कौन सी रेखा है, दूसरा समीकरण जो बना था, दूसरा क्या बना था, x - 3y - 6 = 0। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ये कौन सी विधि है, ग्राफी विधि, ग्राफ तैयार हो गया। यही दी गई स्थितियों का ग्राफी रूप है, दी गई स्थितियों का ग्राफी रूप है। इसको आप पैमाना भी लिख सकते हो कि एक्स और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 वर्ष मान सकते हो, या इकाई लिख देना ज़्यादा पर्याप्त रहेगा। पैमाना क्या रहेगा, पैमाना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों पर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। ये हो गया आपका ग्राफी रूप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी।
बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से यहाँ देखो 2 चर के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो है क्रिकेट का बैट, दूसरा है गेंद। मान लिया जाए कि एक बल्ले का मूल्य क्या है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ये स्थिति बन गई भाई। अब केस 1, पहली स्थिति क्या है, केस 1 पहली स्थिति में क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x, और कितनी गेंदें हैं 6 गेंदें, एक गेंद का y, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y। और इसके लिए आपने कितना खर्च किया 3900 रुपये, कितना 3900। तो ये समीकरण 1 बन गया। चाहे तो 3 से दोनों पक्षों में भाग भी दे सकते हो, क्योंकि ये कॉमन है, कट जाएगा। तो चलो ये शो करता रहेगा बीजगणितीय रूप है। केस 2 क्या है, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद, एक बल्ले का मूल्य कितना x और गेंद कितनी खरीदी 2y। इसके लिए आपने कितना खर्च किया रुपया 1300, ये सेकंड हो गया। यही क्या है बीजगणितीय रूप है, यही दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफ के लिए बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि हमको कम से कम 2 स्थितियां चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 बिंदु रहेगा तभी हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो अब समीकरण 1 के लिए, ग्राफ के लिए देखो क्या बनता है, समीकरण 1 से अब 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या लिख सकते हो 3x = ये 3900 - 6y, या x बराबर 3 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, या रहने दो जैसा है, और नहीं तो यही सेम बन जाएगा 3900 - 6y/3। अब इसके लिए देखो क्या स्थितियां बनेंगी, x y 2 बिंदु कम से कम चाहिए। तो y बराबर जैसे हम ले लिए मान लो 500, y का मान कितना ले लिए यहाँ 500, 6 का 500 से गुणा करोगे 6 पंचे 3000, और 3900 में से 3000 घटाओगे तो 900 बचेगा। 900 में 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 300। एक बिंदु पता चल गया ए। दूसरा मान लो इसका ले लेते हैं, y का मान 300, यहाँ 300 ले लो तो 6 3 कितना हो जाएगा 1800, और 3900 में से 1800 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3900 में से 1800 घटाओ कितना आएगा, यह आ जाएगा 2100। 2100 में 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 700। इतना कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ये बन गया पहली रेखा के लिए। अब रेखा 2 के लिए समीकरण 2 से क्या मिलेगा, x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y, 1300 - 2y। इसके लिए देखो क्या स्थिति बनेगी, x, y। अब यहाँ से हम लेते हैं y बराबर कोई भी मान ले लो, y बराबर लेते हैं मान लो 500 ले लेते हैं। कितना ले लिया 500। तो देखो 5 दूना 10, 1300 में से 1000 चला जाएगा, कितना बन गया 300। ये तो ए बिंदु ही आ गया, लेकिन यहाँ नाम देते हैं सी। अब अगला ऐसे कुछ रखो, इसमें y का मान ले लिया जाए कितना 700, y का मान कितना ले लिया जाए 700। तो देखो 7 दूनी 14, और इसका मान कितना आ जाएगा 1300 में से 1400 हो जाएगा तो ऋण का 100। ये बिंदु आ गया डी। अब किसी रेखा पर 2 बिंदु पता चल गया, उस रेखा को हम दर्शा सकते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि x का अधिकतम मान कितना है, y का x का अधिकतम मान कितना है 100 और न्यूनतम मान 150, और y का अधिकतम मान 700 और न्यूनतम कितना है 300। तो कम से कम 7 सेंटीमीटर हमको चाहिए x अक्ष पर, y पे कितना चाहिए 700 इस पर भी। तो चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम एक तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। और यक्स पे ऋणात्मक हमारा केवल 100 है, तो 1 2 बिंदु बहुत है। अब वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, इसको और बढ़ा देते हैं। ये कितना शो कर रहा है 100 200 300 400 500 600 700 800। इधर जाएंगे, ऋण का 100, इधर ऋण का 200, इधर ऊपर 100 200 300 400 500 600 700 800। ऐसे ही नीचे हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आध 100 कर दो। ऋण 100 ऋण 200, ये मूल बिंदु हो गया। ये यक्स डैश वाई डैश बहुत आसानी से आ रहा है, और इसको आप लोग 9th में भी बनाना सीखे थे। अब पहला बिंदु क्या दिया गया है, देखो 300 500, तो यक्स अक्ष पे कितना चलना है 300 चल दिए, और वाई पे कितना 500, यक्स पे कितना 300, वाई पर 500। तो इन दोनों को ये 300 हो गया, ये कितना हो गया 500 हो गया। बिंदु हमारा ए आ गया। अगला बी वाला 300 है वाई अक्ष पे, और यक्स अक्ष पे 700 और वाई पर कितना रहेगा, वाई पे 300, ये वाई पे 300 यक्स पे 700, ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों को मिला के खींच देना है आपको। ये रेखा तैयार हो गया आपका। ये बिंदु क्या था ए का निर्देशांक क्या लिया गया था 300 और 500 था। पहले यक्स वाला मान लिखोगे 300, ये 500। बिंदु बी कितना है 700, 300। पहली रेखा तैयार। पहले के लिए क्या समीकरण बना था 3x + 6y = 3900, ये शो कर दिया गया। 3900 आ गया। अब दूसरी रेखा देखो, x का 300, x पे 300, y पर कितना 500, यही बिंदु है। ये तो C हो गया। चलो अब इसके लिए ऋण 100 x अक्ष पे, ऋण 100 और y पे कितना है 700, ये खींच देंगे यहाँ से। ये 700 की सीध में प्रच्छेद करेगा ही, मतलब ये केवल एक रेखा यही बनेगी ही। ये बिंदु क्या हो गया D, ये बिंदु क्या हो गया D का निर्देशांक क्या है -100, 700, ये इस सीध में आएगा। ये बिंदु D बन गया। तो अब देखो ये क्या हो गया, दोनों रेखाएं क्या हो गई संपाती। ये भी किसको दिखा रहा है x + 2y = 1300, ये दूसरी रेखा हो गई। अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या हैं संपाती हैं। ये क्या हो गया ग्राफीय रूप हो गया। बस यही आंसर हो गया, ग्राफीय रूप में हमको दिखाना था। पैमाना यहाँ लिख सकते हो क्या, पैमाना x अक्ष और y अक्ष दोनों पर ना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 100 रुपया, 100 रुपया। बस 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपया पैमाना। डरिएगा नहीं, लिखिएगा। देखो 100 200 300 400 मान्य हो तो हो गया, मानने में क्या जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से वही मामला आ गया। यहाँ 2
चर क्या है, एक तो सेब है, दूसरा क्या है, अंगूर है। मान लेते हैं, माना सेब का, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लिया जाए, y रुपया। केस 1 पहली स्थिति में क्या है भाई, केस फर्स्ट क्या है कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, 2 किलो सेब 1 किलो का x, 2 किलो का 2x। अंगूर कितना ले रहे हो, 1 ही किलो ले रहे हो, 2x प्लस y। कितना रुपया खर्च किए, 160। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसी ही दूसरी स्थिति में क्या है, कै किलोग्राम सेब ले रहा है, 4x, और कै किलोग्राम ले रहा है अंगूर, 2 किलोग्राम। कितना रुपया खर्च कर रहा है, 300। कितना रुपया खर्च कर दिया, 300। ये दूसरी स्थिति बन गई। ये हो गया बीजगणितीय रूप। ये आंसर आ गया। कौन सा रूप है ये, बीजगणितीय रूप। ये आंसर हो गया। ग्राफ के लिए देखो, ग्राफ के लिए क्या बताया गया है, इसको 2 मान ले लेते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से y बराबर क्या लिख सकते हो, 160 ऋण 2x। अब 2 बिंदु ले लो, x y का मान ऐसा कुछ लिया जाए कि छोटे छोटे मान आए। x बराबर जैसे 40 ले लो, x बराबर 40, 40 दूना 80, 160 में से 80 जाएगा, कितना बचा, 80। ये बिंदु A हो गया। और ऐसे कुछ छोटा सा मान ले लो, क्या लेते हो, x का मान क्या लिया जाए, मान लो 60 ले लिया जाए, कितना 60। तो 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये बिंदु B हो गया। अब समीकरण 2 से ऐसे आ जाओ, समीकरण 2 से इसको हल किया जाएगा तो आ जाएगा क्या, 2y बराबर 300 ऋण 4x, या y बराबर 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 150 ऋण 2x। अब इसके लिए 2 बिंदु निकाल लिया जाए, x y। एक रेखा के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। कुछ बच्चे और भी मान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही लें, लेकिन 2 से एक रेखा बन जाती है। x बराबर जैसे ले लिया गया, x बराबर 30 ले लो, 40 लेते हैं तो ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। 40 दूना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, 150 में से 80 घटाओ, कितना आ गया, 70। ये बिंदु C हो गया। ऐसे ही कोई एक बिंदु और ले लिया जाए, मान लो क्या कि x बराबर ले लिया जाए 60, तो 60 दूना 120, 150 में से 120 जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये बिंदु हो गया D। अब हम सर ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो बनाया जाए, समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी से ग्राफ। x अक्ष पे अधिकतम मान कितना है, 66 सेंटीमीटर चाहिए। y पे कितना है, 80, तो y वाला थोड़ा अधिक रहेगा। चलो बनाया जाए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सब 10-10 के अंतर पे लेना है, 10 20 30 40 50 60 70 80। 10 20 30 40 50 60 70 80। ये x डैश, y नीचे y डैश, ये मूल बिंदु है। तो पहला बिंदु क्या है, 40 और 80। x अक्ष पे 40, y पे 80, मिला दो इसको, ये बिंदु आ गया लगभग। आप लोग स्केल रख के बनाएंगे, एकदम बहुत अच्छा सा बनेगा। ये बिंदु हो गया A। अब दूसरा बिंदु क्या है, 60 40, x अक्ष पर 60, y पे 40,
ये बिंदु बी हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक रेखा ऐसे खींच दो, ये सरल रेखा बन गया। अब अगला देखो, दूसरे रेखा के लिए क्या है, 40 और 70, एक्स पे 40 वाई पे 70, यहाँ तक जाओगे, बस ये बिंदु हो गया क्या, सी। और डी के लिए क्या है, 60 और 30, 60 और 30, यहाँ तक जाओगे, ये अब इसको खींच दिया जाएगा। अब खूब बढ़िया अगर खींचा जाएगा ना तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे के समांतर रहेंगे। अब इस वाले रेखा का क्या नाम है, ये है पहला वाला 2x + y = 160। और ये वाला कौन सा है, अभी तो लिखा गया था, ये क्या था, 4x + 2y = कितना है, 300। अब देखो इसका निर्देशांक भी लिख सकते हो, ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, 40 80, और बी का निर्देशांक क्या है, 60 40, सी का निर्देशांक क्या है, 40 70, और ये बिंदु क्या था, डी का निर्देशांक क्या था, 60 30। ये बिंदुओं को दिखा देना। और ये वाला समीकरण देखो, 2x + y = 160 है, ये वाला क्या है, 4x + 2y = 300। यही क्या है, दी गई स्थितियों का ग्राफी रूप हो गया। ये आपका समाप्त हुआ एक्सरसाइज 3.1। अब आप लोग बहुत धैर्य से इसको एक एक करके लगाइएगा। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ देखो 3 सवाल दिया गया था। पहला वाला क्या था, प्रच्छेदित दोनों रेखाएं थी। दूसरा वाला क्या था, संपाती था। तीसरे सवाल में क्या था, दोनों रेखाएं समांतर थी। 3 स्थितियां केवल बनती थी, तीनों के लिए एक एक सवाल दे दिया था। आप लोग एग्जाम्पल प्लस अन्य क्वेश्चन लगाइएगा। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे।